दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो न्यूनतम स्तर है ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या विश्लेषण है। तो संज्ञानात्मक यानी कॉग्नेटिव किसका है? ये है किसका? तो ब्लूम साहब जी का है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो 1956 में दिए थे। इनका जो निम्न स्तर होता है वो ज्ञान होता है, नॉलेज। निम्न स्तर क्या है? नॉलेज है। क्या है? निम्न स्तर। न्यूनतम स्तर की बात किया है, यानी कि जो इसका लेवल है वो न्यूनतम की बात किया गया है। तो न्यूनतम स्तर हमारा क्या है? ज्ञान है। पहला है नॉलेज की बात है अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ये तीनों निम्न स्तर में आते हैं, न्यूनतम स्तर में ही होते हैं। एनालिसिस हो गया, सिंथेसिस, और एक और है मूल्यांकन। इतने हैं इसके। नंबर 1 हो गया नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, मूल्यांकन। तो ये इसके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, क्या करता है? एक कोई बालक है, साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा। अगर वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है तो यह उदाहरण किसका होगा? यह क्षैतिज अधिगम अंतरण का होगा, या ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का है, या द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का है, या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो कोई भी अधिकरण अंतरण नहीं है। तो वह एक अभी क्या सीख रहा है? सीख चुका है, साइकिल चलाना सीख चुका है। उसके बाद क्या सीख रहा है? बाइक सीख रहा है। तो उसके वर्टिकल ऊर्ध्वाधर ही तो जाएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, और ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? पठार जिसमें बालक सीखता तो है लेकिन सीखने में कोई भी अंतर ना आए, वही तो पठार है। और प्रेरणा का सीमा है। विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा। क्या है? शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा? शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। शारीरिक सीमा से कोई मतलब नहीं है। पठार से मतलब, अधिगम का पठार का मतलब शारीरिक सीमा से कोई मतलब नहीं। ज्ञान की सीमा से भी कोई मतलब नहीं है, प्रेरणा से की सीमा से भी। लेकिन विद्यालय का सहयोग न मिल करके अगर वह असहयोग मिलेगा, क्या मिलेगा? असहयोग मिलेगा, तो वह कहीं न कहीं उसके अधिगम में पठार तो आना ही है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप परिवर्तन है। तो यह कथन किसका है? पहला है गेट्स व अन्य का है, स्किनर का है, मॉर्गन एंड ग्लीलैंड का है, या
क्रोनबेक का है। तो यह कथन यह गेट्स की है। किसकी है? गेट्स, और अन्य भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फ्रेड बिने, जो यह स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, क्या करता है? मापन करता है। व्यक्तित्व का करता है, या पढ़ने की क्षमता का करता है, या पढ़ने की क्षमता का करता है, या बुद्धि का? इनमें से कोई नहीं। या बुद्धि का करता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अल्फ्रेड बिने का जो प्रयोग था वह बुद्धि के ही परीक्षण पे था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बुद्धि का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों में ही बांट दिया गया था। दोनों में ही बांट दिया गया था। तो यह किसने दिया था? पहला फ्रायड ने दिया था। पहला फ्रायड ने दिया था, और दूसरा है युंग। कौन है? युंग ने दिए थे। कौन दिए थे? युंग ने दिए थे। युंग ने, मन ने, और एक है आलपोर्ट। तो यह अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किए थे ये युंग ने किए थे। कौन किए थे? युंग जी किए थे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? 2। राइट जवाब क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, सामाजिक विकास को अगर प्रभावित करता है तो क्या होगा? आर्थिक तत्व है। आर्थिक तत्व है, आर्थिक रुपया पैसा, ये आर्थिक स्थिति में ही आएगी। और सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। वंशानुगत से कोई मतलब नहीं है। किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास को वंशानुगत प्रभावित ही नहीं करता। शारीरिक तत्व भी नहीं करेगा और आर्थिक तत्व भी नहीं करेगा। तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व यानी कि समाज में रहने वाले चीजें ही उसको प्रभावित करेंगे। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? इसमें कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख क्या है? नियम है। तो प्रमुख नियम क्या है? पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है। दूसरा अनियमित विकास का नियम। अनियमित विकास का नियम या द्रुतगामी विकास का नियम, या द्रुतगामी विकास का नियम। कल्पना संज्ञात्मक विकास से संबंध का नियम। इसमें कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम इसमें से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? कौन सा इसमें विकास ऐसा है जो विकास का सिद्धांत ही नहीं है? विकास का सिद्धांत ही नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत है, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत
समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसका राइट जवाब हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? गैसेल का है, मेरेडिथ का है या हॉरलॉक? ये प्रश्न हम एक बार और कराए थे अपने एक वीडियो में, आप शायद देखे होंगे तो नजर। हॉरलॉक जी कराए थे, डगलस और हॉलैंड कराए थे, तो ये गैसेल जी कराए थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये क्या जाएगा? पहला। तो हिंदी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हम हिंदी के कुछ प्रश्नों के साथ आपसे जुड़े थे। अब नेक्स्ट जो प्रश्न हम लाने वाले हैं, वह है हिंदी के प्रश्न कुछ लाएंगे। हिंदी के प्रश्न अब हम इसमें प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अभी जो हम पढ़ाए हैं वो सीडीपी के सारे प्रश्न थे। किसके थे? सीडीपी के प्रश्न थे। अब हम हिंदी के कुछ प्रश्नों को हम इसमें ऐड कर देंगे या कुछ। तो चलिए देखते हैं हिंदी के कुछ प्रश्नों को। हिंदी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए इसमें अब हम समझेंगे अंग का उच्चारण स्थान है। तो नासिकस्य है, कंठस्थ है, नासिकस्य है या कंठस्थ है या मूर्धन्य है, या कंठ तालव्य है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? नासिकत। अंग, ये जो पंचमाक्षर होते हैं, पांचवा का जो अक्षर होता है पंचमाक्षर, कौन सा? पांचवी जो लाइन होती है वो सभी के सभी नासिकत से होते हैं। वह नास के द्वारा यानी कि नाक के थ्रू बोले जाते हैं जो पंचमाक्षर होते हैं। पहला क्या है? कंठ। जो क वर्ग है, क वर्ग, ये सभी और सभी क्या होते हैं? कंठ होते हैं। कौन होते हैं? कंठ। च वर्ग जो होता है ये होता है तालु, ये तालव्य होते हैं। तो कंठस्थ और तालव्य होता है। और जो ट वर्ग होता है इसको हम मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ट वर्ग की सभी कहते हैं मूर्धन्य होते हैं। उसके बाद से त आता है। त दंत होते हैं। क्या होते हैं? दंत होते हैं। और प जो होते हैं ये ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। यही ईयर लेवल्स है, ये जो होते हैं इसको हम अंतस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। और वहीं स है जो होते हैं, स है जो चार वर्णीय है, इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कैसा कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वहीं पर अंग और अह की बात करें तो आयोग वाह होते हैं। क्या होते हैं? आयोग वाह शब्द हो जाते हैं। तो हमारा ये था राइट आंसर था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? देखिए 4 गज
मलमल। अब यहाँ पर मलमल जो हमारा शब्द हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलमल शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, संज्ञा है। क्या है, मलमल शब्द जो है, मलमल शब्द हमारा क्या हो जाएगा, मलमल शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। 4 गज, 4 गज, तो 4 की बात तो किया नहीं है, गज मलमल, 4 गज मलमल संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है, या परिणाम गुणवाचक को बताता है, परिणाम बोधक को बताता है, या सार्वनामिक है। क्या ये सार्वनामिक है, क्या एक सार्वनामिक है, संख्यावाचक है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाण। केवल 4 होता, 4 मलमल, अगर केवल 4 मलमल होता तो संख्यावाचक लगता, और अगर 4 गज मलमल दिया है, गज जुड़ जाने से ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीश का तत्सम, शीश का तत्सम स्वरूप है। तो शीश का तत्सम स्वरूप है, क्या शीशा है, क्या शीशा है, क्या शीशा है, या शीर्ष है, शीशा है, या शीर्ष है, या सिरा है, सिरा है, शीर्षक है। तो शीर्ष मतलब होता है टॉप, यानी शीश माने होता है एकदम टॉप यानी पीक, और यही शीश क्या दर्शाता है, शीर्ष यानी कि ऊपर। तो राइट जवाब हो जाएगा इसका 2। क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा समास, चौराहा यानी कि चौराहा यानी कि 4 राह, 4 राह है, 4 राह यानी 4 रास्ता। तो 4 जो शब्द लग गया है ये संख्यावाचक है। तो जिसमें संख्या आए वो क्या होता है, जो संख्या होता है उसको क्या कहते, वो किस में आता है, वो द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास। तो कहा जाएगा जिसमें संख्या का बोध हो वो द्विगु समास होता है। और जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, दोनों प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, वो होता है द्वंद्व समास। दोनों, इधर का भी पद और इधर के पद प्रधान, जैसे माता पिता। क्या हो गए, माता पिता दोनों पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद क्या हो, विशेषण और दूसरा विशेषण। जैसे नीलकमल, ये कर्मधारय होता है। अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास, पहला उपसर्ग होगा। जैसे भर पेट, ये क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब जो था वो था 3 नंबर। कौन सा नंबर था, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंख की किरकिरी होना, आंख का किरकिरी होना, तो अप्रिय होना, कष्टदायक होना। क्या है, कष्टदायक होना, या धोखा देना। क्या है, धोखा देना। बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। तो आंख का किरकिरी, हमेशा आंख की किरकिरी आंख में गाड़ना यानी कष्ट देता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2। राइट कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो दूसरा कष्टदायक होना इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक यानी कि जो मौखिक रूप से हम अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, बोलते हैं, वो कौन सा है इसमें, चलिए देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। अगर हम शुद्ध वर्तनी के साथ क्या करते हैं, लिखते सूत्र लेख, यानी सुन करके लिखते हैं।
सुलेख और सुंदर राइटिंग में लिखते हैं। ये सुंदर राइटिंग हो जाएगी, यानी कि सुंदर सही रूप में लिखेंगे, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे, सुलेख हो जाएगा। शुद्ध लेख हम सुन करके लिखेंगे, और शुद्ध वर्तनी यानी कि ऐसा करेंगे कि शुद्ध सभी वर्तनी जो होगी हम ठीक ठीक लिखेंगे। तो इसमें मौखिक आशु भाषण क्या हो जाएगा, जब हम स्पीच देंगे, क्या देंगे, स्पीच देंगे, भाषण देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार जो आशु भाषण हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15 बोलियां हैं या 12 बोलियां हैं या 18 है या 22 है? तो इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, 18। कौन सा हो जाएगा, 18 इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसका राइट जवाब कौन हो जाएगा, 18। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी अवधि की प्रथम काव्य कौन सा है? तो तुलसीदास द्वारा रचित एक है, वो आपके लिए HW रहेगा, आप बताइएगा। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हिंदी की अवधी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक है, वो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, वो बताइएगा आप। चलिए बता ही देते हमें। तुलसीदास जी द्वारा रचित कौन सा है? रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। जो भारतेंदु के युग में जो निकला था वो कौन सा इसमें पत्रिका है? पहला है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप है। सरस्वती माधुरी है, कल्पना ज्ञानोदय है, नवनीत कादम्बनी है। तो यह हिंदी के भारतीय युग में प्रदीप जो थी, प्रदीप ये कवि वचन सुधा जो है ये इसका राय जवाब हो जाएगा। ये भारतीय युग में पत्रिकाएं सम्मिलित की गई थी, हिंदी प्रदीप और कवि वचन सुधा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तद्भव बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो लीलाधर जगुड़ी है, लीलाधर जगुड़ी है या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, हरे प्रकाश उपाध्याय हैं या अखिलेश हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अखिलेश। क्या है? अखिलेश। इसका जुगाड़ी के अब एक इसको याद करने का ट्रिक है कि एसपी यानी सपा के प्रमुख का नाम क्या है? अखिलेश। उसके अध्यक्ष जो है वो है अखिलेश यादव। और अखिलेश और इनके शासनकाल में लोग बहुत से जुगाड़ लगाते थे। क्या लगाते थे? जुगाड़ लगाते थे, और हर जुगाड़ में उनका सफलता मिलती थी। अर्थात आप उसे याद रखिएगा, जगुड़ी अर्थात जुगाड़, लीलाधर इसमें सॉरी एक मिनट। तद्भव क्या है? तद्भव माने अशुद्ध तरीके से। क्या है? अशुद्ध तरीके से सब लोग क्या करते थे? काम करते थे अशुद्ध तरीके से। बहुत से काम ऐसे होते थे अशुद्ध तरीके से हो जाते थे, और बढ़िया होता सफल तरीके से होता था। तो इसलिए राइट जवाब हो जाएगा अखिलेश। थोड़ा सा हम बीच में ध्यान नहीं दिए और इससे जुगाड़ से संबंधित कुछ चीज़ें भी ऐड कर दिए, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 12 बरस लव कुकर जीवे, 12 बरस लव कुकर जिए, अरु 13 क्या? अरु 13 लव जिए सिंबार, सियार कहा जाएगा यहाँ। और अरु और लव जिए, अरु लव जिए सियार। तो यह पंक्ति किसकी है? देखिए बहुत ही प्यारा सा पंक्ति है। 12 बरस लव कुकर जिए,
12 बरस लव कुकर जिए। तो यह किसका है? विद्यापति की जी के हैं और चंद्रवरदाई की हैं, नरपति नाल की हैं, नरपति नाल जी की है, माल नहीं नाल लिखा है, नाल है। चलिए नरपति नाल है जगनिक, क्या है? जगनिक। तो इसका 12 बरस लव कुकर जिए और 13 लव जिए सियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगनिक जी जो कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? किस देश में, यानी कौन सा देश है जिसमें हम प्रयोग करते हैं, खाली लिखने और बोलने में प्रयोग करते हैं, और किसी देश में नहीं होता है? और किसी देश में ऑस्ट्रेलिया होता है, दक्षिण अमेरिका में होता है, तो दक्षिण अमेरिका में होएगा नहीं भाई। और पाकिस्तान में होता है, क्या है? पाकिस्तान में होता है, मॉरिशस में होता है। तो राइट जवाब इसका हो जाएगा मॉरिशस। क्या होता है? मॉरिशस। राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में ही क्या हिंदी लिखने और पढ़ने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि बोलने में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी की है, बुंदेली है, अवधी है, बुंदेली है और ब्रज है। ब्रज क्या है? ब्रज है, छत्तीसगढ़ी है। क्या है? छत्तीसगढ़ी है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ब्रज। क्या हो जाएगा? ब्रज। इसका हो जाएगा ब्रज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है सूरदास जी का। बीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? बीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? सुमित्रा कुमारी चौहान जी लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी थी, या माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर जी। तो यह कथन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सी व्याकरण वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो इसका कौन सा है देख लिया जाता है। साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, या व्याकरणिक भाषा, या मानक भाषा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? मानक भाषा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। निम्न में से कौन सा रासो यानी आल्हा खांड के नाम से प्रसिद्ध है? तो किसकी रचना है? आल्हा खांड के नाम से। तो रासो जी का है। इसमें रासो कभी ही है, इसमें भी रासो और रासो। इसमें 3 कवि दिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो जी हैं, खुमाण रासो हैं, परमाल रासो हैं, बीसल देव रासो हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा परमाल रासो। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 परमाल रासो। तो परमाल रासो जी हैं। कौन है इसमें? परमाल रासो जी हैं। तो आज के लिए बस हम इन्हीं प्रश्नों के साथ थे। हम नेक्स्ट
मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक भी करिएगा। और कहीं कुछ गलतियां होंगी तो उसे सुधार किया जाएगा और आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस हम इन्हीं प्रश्नों के साथ थे।